स्वामी विवेकानंद संक्षिप्त जीवनी। इंग्लैंड में हमने देखा ही है कि थाउजेंड आइलैंड पार्क में अपना शिक्षण कार्य समाप्त कर स्वामी विवेकानंद 1895 के उत्तरार्ध में इंग्लैंड गए। वास्तव में उन्होंने सब मिलाकर 3 बार इंग्लैंड की यात्रा की थी। 1895 में सितंबर से नवंबर के अंत तक, 1896 में अप्रैल से जुलाई व अंत तक और 1896 में ही अक्टूबर से 16 दिसंबर तक। जिस क्षण से उन्होंने इंग्लैंड में पदार्पण किया, उन्हें प्रतीत हुआ कि वे एक बिल्कुल भिन्न संस्कृति और परंपरा के वातावरण में आए हैं। यहाँ उन्होंने एक ऐसा राष्ट्र देखा जो वीर, साहसी और धीर व्यक्तियों से भरा था। पर अंग्रेजों की प्रशंसा करते हुए भी वे अपने भारत संबंधी ध्येय को कभी नहीं भूले। इस संदर्भ में उन्होंने एक समय श्री लेगेट को अमेरिका में लिखा था, ये ब्रिटिश साम्राज्य अपने समस्त दोषों के बावजूद विचारों के प्रसार के लिए एक सबसे बड़ी मशीन है। मैं अपने विचारों को इस मशीन के बीच रख देना चाहता हूँ, बस वे सारे संसार में फैल जाएंगे। रास्ते में स्वामी जी यूरोपीय संस्कृति के केंद्र पेरिस भी गए और वहाँ के अजायब घर, गिरजाघर, कैथेड्रल, आर्ट गैलरियाँ एवं राष्ट्र की अन्य कलात्मक संपदा को देखकर मुग्ध हो गए। पेरिस में उनके गृहस्वामी ने अपने कुछ विद्वान मित्रों के साथ उनका परिचय कराया। स्वामी जी ने उन लोगों के साथ उच्चतम आध्यात्मिक विषय से लेकर अत्यंत पांडित्यपूर्ण अध्ययनों तक की चर्चा की। इंग्लैंड आने पर उनके मित्रों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। उनमें कुमारी हेनरीटा मूलर भी थी, जो पहले ही स्वामी जी से अमेरिका में मिल चुकी थी, और थे श्री ई स्टडा। कुछ दिन विश्राम करने के पश्चात स्वामी जी ने चुपचाप कार्य प्रारंभ किया। दिन के समय वे प्रत्येक ऐतिहासिक अथवा कलात्मक महत्व के स्थान में जाते। सुबह और बहुधा सायंकाल वे कक्षाएं लेते और लोगों से साक्षात्कार करते। उनकी कीर्ति तुरंत फैलने लगी और अपने वहां आने के 3 सप्ताह के भीतर ही उन्होंने अपने को श्रमसाध्य कार्यों में व्यस्त पाया। समाचार पत्रों ने उनका स्वागत किया और उनके विचारों को प्रचारित किया। लंदन के कुछ अत्यंत विशिष्ट क्लबों ने, यहाँ तक कि वहाँ की प्रमुख धार्मिक संस्थाओं के कतिपय नेताओं ने भी उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित किया और उल्लेखनीय प्रशंसा के साथ उनकी अभ्यर्थना की। स्वामी जी अंग्रेज समाज के श्रेष्ठ वर्गों में संचरण कर रहे थे और अभिजात वर्ग के सदस्य भी उन्हें अपना मित्र कहने में गर्व का अनुभव करते थे। इससे अंग्रेज पुरुष और नारी संबंधी स्वामी जी की धारणा में आमूल परिवर्तन हो गया। अमेरिका में उन्होंने देखा था कि नए विचारों को ग्रहण करने में वहाँ की जनता सबसे अधिक उत्साही और तत्पर है, परंतु इंग्लैंड में उन्होंने पाया कि भले ही उनके श्रोता उनकी प्रशंसा में और उन्हें स्वीकार करने की अपनी घोषणा में उतने उदार नहीं हैं, तथापि एक बार किसी उपदेशक और उसके विचारों की सार्थकता में विश्वास हो जाने पर वे अपनी भावनाओं में कहीं अधिक उत्कट और विश्वसनीय हैं। यद्यपि इस समय लंदन में उनका निवास अत्यंत अल्प था, तथापि उन्हें एक आनंदपूर्ण संतोष हुआ कि वे बहुतों को अपना सच्चा मित्र और प्रबल समर्थक बनाने में समर्थ हुए हैं। इनमें एक थी कुमारी मार्गरेट नोबल, बाद में भगिनी निवेदिता, जो एक शैक्षणिक संस्था की प्रधानाध्यापिका थी तथा शैक्षणिक कार्यों के विस्तार हेतु संस्थापित सीसेम क्लब की महत्वपूर्ण सदस्य थी। उनका संपर्क ऐसे वर्गों से था जो शांत पर उल्लेखनीय रूप से बौद्धिक थे। उनकी समस्त आधुनिक प्रभावों और विचारधाराओं में गहरी रुचि थी। वे स्वामी जी की धार्मिक संस्कृति के अनूठेपन और उसकी व्यापकता से तथा उनके दार्शनिक दृष्टिकोण की बौद्धिक ताजगी से बड़ी प्रभावित हुई थी। स्वामी विवेकानंद अप्रैल 1896 में दूसरी बार इंग्लैंड गए। एक सुखद आश्चर्य उनकी बाट जोह रहा था। स्वामी जी ने अपने गुरु भाई स्वामी शारदानंद को लंदन आकर उस कार्य सूत्र को हाथ में लेने के लिए लिखा था जिसे वे अपनी प्रथम यात्रा में आरंभ कर चुके थे। अब उन्होंने देखा कि स्वामी शारदानंद कलकत्ता से वहां आ पहुंचे हैं और श्री ई स्टडा के अतिथि हैं। इस बार स्वामी जी ने वेदांत उपदेश पर नियमित कक्षाएं प्रारंभ कर दी। ज्ञान योग पर उनके ओजस्वी व्याख्यान जितने प्रतिभाशाली थे, उतने ही प्रभावशाली भी। इन व्याख्यानों ने इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक व्यक्तियों को बड़ा ही प्रभावित किया और विशुद्ध हिंदू दर्शन एवं संस्कृति के प्रसार के लिए बड़ा अनुकूल वातावरण बना दिया। उन्होंने सर्वसाधारण लोगों के लिए भी कई व्याख्यान दिए और साथ ही निजी वर्गों में भी उनके भाषण हुए। लंदन में स्वामी जी के निवास की एक स्मरणीय घटना थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के महान प्राच्य विद्याविद प्रो मैक्समूलर से उनके विशेष आमंत्रण पर उनके निवास स्थान पर 28 मई 1896 को उनकी भेंट।
स्वामी जी के अपने ही शब्दों में, ये भेंट मेरे लिए वास्तव में आलोक देने वाली सिद्ध हुई। छोटा सुंदर सा घर, चारों ओर बढ़िया सा बगीचा, रजत धवल केशों से युक्त ऋषि, उनका शांत और सौम्य चेहरा, 70 वर्ष की वय के बावजूद बच्चे के समान स्निग्ध ललाट, और कहीं पीछे गहराई में अवस्थित आध्यात्मिक खान की सूचना देती हुई उनके मुखमंडल की हर रेखा। मैक्समूलर ने श्री रामकृष्ण के संबंध में जो कुछ जानकारी प्राप्त की थी, उससे अधिक स्वामी जी से जानने के लिए वे आतुर थे। उन्होंने स्वामी जी को बताया कि श्री रामकृष्ण के जीवन एवं उपदेशों पर एक बृहत्तर और सविस्तर ग्रंथ लिखने में उन्हें प्रसन्नता होगी। स्वामी जी के पास जो भी तथ्य इस संबंध में उपलब्ध थे, उन्होंने वो सब इस श्रद्धास्पद प्रोफेसर को दिया और प्रोफेसर भी तुरंत काम में लग गए। उन्होंने उन सब तथ्यों का समायोजन अपने उस शिक्षाप्रद ग्रंथ में कर दिया, जो शीघ्र ही अंग्रेजी में रामकृष्ण हिज लाइफ एंड सेइंग्स के नाम से प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ ने, अधिक क्या कहें, स्वामी जी को इस बात में ठोस सहायता प्रदान की कि वे अंग्रेजी भाषा भाषी संसार में अपनी एवं अपने ध्येय की बुनियाद पक्की कर सके। स्वामी जी ने अपनी पहली यात्रा में कुमारी हेनरिटा मूलर, कुमारी मार्गरेट नोबल, श्री ई स्टडा और अन्य दूसरे प्रतिभाशाली व्यक्तियों से जो परिचय प्राप्त किया था, वो अब मित्रता में परिणत हुआ। अब तो वे लोग उनके शिष्य बन गए और उनके तथा उनके ध्येय की पूर्ति के लिए अपना सब कुछ निछावर करने को तत्पर हो गए। शीघ्र ही इस दल में 2 और सदस्य आ जुड़े, जो स्वामी जी के सबसे विश्वसनीय शिष्य रहे। वे थे श्री एवं श्रीमती सेवियर, वास्तव में भगिनी निवेदिता जे गुडविन तथा श्री एवं श्रीमती सेवियर को स्वामी जी इंग्लैंड में अपने कार्य का सर्वश्रेष्ठ फल मानते थे। अपने लंदन कार्य के परिश्रम से स्वामी जी पूरी तरह थक गए थे, अतः उन्होंने अपने 3 घनिष्ठ मित्रों का यूरोपीय राष्ट्रों की यात्रा करते हुए छुट्टी मनाने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने 1896 के ग्रीष्म का एक बड़ा भाग स्विट्जरलैंड की हिममुंडित पर्वत श्रृंखलाओं में बिताया। आल्प्स पर्वत की तलहटी में माउंट ब्लैंक और लिटिल सेंट बर्नार्ड के बीच एक गांव में स्वामी जी के मस्तिष्क में हिमालय के शांत स्निग्ध मौन में एक मठ स्थापित करने की परिकल्पना जागी, जहां उनके पश्चिमी और पूर्व शिष्य एक साथ रह सके। सेवियर दंपति ने, जो स्वामी जी के साथ ही थे, इस कल्पना को कभी मिटने न दिया। वो उनके जीवन का कार्य ही बन गई। जब स्वामी जी स्विट्जरलैंड के पर्वतीय प्रदेश की स्तब्धता और ताजगी का उपभोग कर रहे थे, तभी उन्हें जर्मनी के विख्यात इंडोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉयसन का पत्र मिला, जिसमें उन्होंने उन्हें कील आने का निमंत्रण दिया था। उनसे भेंट करने के लिए स्वामी जी ने स्विट्जरलैंड में अपने निवास को कम कर दिया। फिर भी वे समय निकाल कर हीडेलबर्ग, काब्लेंज, कोलोन और बर्लिन गए, क्योंकि वे कम से कम जर्मनी की एक झलक पा लेना चाहते थे। वहाँ की भौतिक समृद्धि और प्रबल विद्यानुराग देखकर स्वामी जी बड़े प्रभावित हुए। कील में उनका हार्दिक स्वागत किया गया और उन दोनों के संबंध इतने सौहार्दपूर्ण हुए, जितनी कि पॉल डायसन जैसे निष्ठावान वेदांती से आशा की जा सकती थी। यूरोपीय देशों की यात्रा समाप्त कर स्वामी जी फिर से लंदन आए और वहां आकर पॉल डायसन उनसे पुनः मिले। इस बार लंदन में स्वामी जी ने 2 महीने व्यतीत किए। इस बीच वे पुनः मैक्समूलर से मिले और एडवर्ड कार्पेंटर, फ्रेडरिक मायर्स, केनन विल्बरफोर्स एवं अन्य विख्यात लोगों से उन्होंने भेंट की। उन्होंने माया व हिंदू सिद्धांत एवं अद्वैत वेदांत पर एक व्याख्यानमाला भी प्रदान की। इतना परिश्रम उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ और उनके मित्रों ने उन्हें पूर्ण विश्राम की सलाह दी। पर भारत की पुकार अब उन्हें वापस बुला रही थी। उन्हें प्रतीत होने लगा कि पश्चिम में कार्य का उनका भाग पूरा हो गया है और अब उनके लिए समय आ गया है कि भारत जाकर अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए पूरी शक्ति के साथ अपने को कार्य के भंवर में डाल लें। अपनी अनुपस्थिति में अमेरिका के अपने कार्यों की संभाल के लिए उन्होंने शीघ्र सारदानंद को न्यूयॉर्क भेजा, क्योंकि वहां से उनके शिष्य और वेदांत के विद्यार्थी बारंबार इसके लिए अनुरोध कर रहे थे। लंदन के कार्य के लिए उन्होंने अपने एक दूसरे गुरु भाई स्वामी अभेदानंद को भारत से बुला भेजा। स्वामी जी ने पूरी शक्ति के साथ अभेदानंद को सिखाना शुरू किया कि उनके नए जीवन के उत्तरदायित्व क्या हैं। दिन पर दिन वे अभेदानंद को शिक्षा देते रहे, जिससे वे अकेले ही वहां का कार्य चला सके। स्वामी जी अपने पीछे अपने स्थान पर एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ जाने के लिए उत्सुक थे, जो आध्यात्मिक और बौद्धिक दोनों दृष्टियों से योग्य हो।
स्वामी जी ने जब देखा कि अभेदानंद वेदांत के बड़े ही योग्य संदेशवाहक होंगे और उनके चले जाने के बाद श्री रामकृष्ण देव के कार्य के लिए एक समर्थ और उपयुक्त व्यक्ति होंगे, तो वे बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार चिंता से रहित हो स्वामी जी का मन अब ध्रुव मत्स्य यंत्र की भांति भारत की ओर केंद्रित हो गया। वह भारत जो लाखों करोड़ों दरिद्रों और पददलितों का आवास था और जिनको उठाने के लिए उन्होंने अटलांटिक पार किया तथा एक विदेशी भूमि पर जाकर इतना परिश्रम किया कि उनके स्नायु ही फटने पर आ गए।